भाई आप रिसीडिंग हेयर लाइन को कैसे फिक्स कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको रिसीडिंग हेयर लाइन हो जाती है, रिसीडिंग हेयर लाइन में क्या होता है कि आपका जो हेयर है साइड का वो पीछे जाने लगता है, जिसको हम लोग मेल पैटर्न बाल्डनेस भी बोलते हैं। मतलब कि जो गंजापन मेंस में होने लगता है उसको ही रिसीडिंग हेयर लाइन बोलते हैं। अगर आपको ये ऑलरेडी हो चुका है या फिर अगर ऑलरेडी आपका स्टार्ट हो चुका है आपका हेयर लाइन रिसीड होना, मतलब कि हेयर थिनिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है, तो कैसे आप उसको फिक्स कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे मेल पैटर्न बाल्डनेस से आप डील कर सकते हो। सबसे पहले भाई बात करते हैं कि रिसीडिंग हेयर लाइन होता क्या है। तो आपके जो साइड के हेयर है जब वो पीछे जाने लगता है, जो वो रिसीड करने लगता है, तो उसको ही रिसीडिंग हेयर लाइन बोलते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है मेन में, एंड इसका जो मेन कॉज है वो आपका एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के कारण ये आपका होता है। एंड जो इसका मेन कारण है वो आपका जेनेटिक्स के कारण होता है। जब आपका डीएचटी लेवल हाई हो जाता है, जब आपका डीएचटी लेवल बढ़ जाता है, तो उससे भी फिर आपको रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम होती है। डीएचटी यानी कि आपका डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन लेवल जब बढ़ जाता है तो उससे फिर आपको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती है। आपका डीएचटी लेवल जब बढ़ता है तो आपके हेयर फॉलिकल श्रिंक होने लगते हैं। ये आपका हेयर ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है एंड आपकी जो हेयर ग्रोथ है उसको स्लो कर देता है। इसके कारण भाई आपका हेयर शॉर्ट होने लगता है, आपको हेयर फॉल हो जाता है, आपकी हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। इनफैक्ट आपका हेयर रिसीड होने लगता है, यानी कि हेयर रिसीडिंग की प्रॉब्लम आपको हो जाती है। एंड इसका भाई मेन कारण वही है आपका जेनेटिक्स। मतलब कि अगर आपके पापा को था आपका हेयर फॉल का प्रॉब्लम, रिसीडिंग हेयर लाइन का प्रॉब्लम, या फिर आपके ग्रैंडफादर को था, अगर उनको उनके 30s में या 20s में बाल चले गए होंगे तो हाई चांसेस है कि वो आपको भी हो सकता है। एंड मुझे भी जेनेटिकल हेयर लॉस का प्रॉब्लम है, मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया है। एंड उसके बाद भी मैंने अपने हेयर को इतना लंबा किया एंड उसको अभी इतना हेल्दी रखा है। तो जेनेटिक्स एंड डीएचटी एक बहुत बड़ा रीजन है जो आपको रिसीडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम होती है। दूसरा जो रीजन है भाई जो आपका रिसीडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम होती है, जब आपका हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाता है। जैसे कि अगर आपका डीएचटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो ऑफकोर्स आपको हेयर रिसीडिंग की प्रॉब्लम होगी। एंड इसके अलावा अगर कोई दूसरे हार्मोन्स भी अगर आपके बढ़ जाते हैं या कुछ इम्बैलेंसेस आ जाते हैं, जैसे कि आपका थायराइड बढ़ जाता है, तो उसमें भी फिर आपको रिसीडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम होती है। या फिर कोई भाई बॉडी बनाने के चक्कर में स्टेरॉइड ले लेता है तो उससे भी आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे फिर आपको रिसीडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट रीजन है कि आपका स्ट्रेस एंड आपका लाइफस्टाइल कैसा है। क्रॉनिक स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है, आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है, इनफैक्ट आपको रिसीडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम भी होती है। स्ट्रेस जब आप लेते हो तो आपका कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है, जिससे ये डिस्टर्ब कर देता है आपके हेयर ग्रोथ को। ये आपके हेयर फॉलिकल्स को रेस्टिंग फेज में डाल देता है, जिससे फिर आपका हेयर ग्रोथ बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है या फिर वो होता ही नहीं है। इसलिए भाई देखोगे आप जो ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, या फिर कोई भी स्ट्रेस हो सकता है भाई, काम का प्रेशर हो सकता है, कोई वर्क प्रेशर, फैमिली प्रेशर, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, उसके कारण भी हेयर लॉस हो जाता है। एंड आपका लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपके हेयर को। अगर आप अच्छे से सोते नहीं हो, प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हो, तो उससे भी फिर आपको हेयर लॉस एंड रिसीडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम होती है। अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते हो, उल्टे फुल्टे चीज़ को कंज्यूम करते हो, जैसे कि अल्कोहल, स्मोक करते हो, ये सब चीज़ करते हो, तो भाई फिर ये आपको रिसीडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम आपको क्रिएट करके देता है। अगर आपको न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज है तो इससे भी फिर आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि भाई अगर आप ठीक से खाना नहीं खाओगे और अगर आपके डाइट में वाइटामिन्स नहीं है, मिनरल्स नहीं है, एंड प्रोटीन नहीं है, जिंक, आयरन, ये सब नहीं है, तो आपका रिसीडिंग हेयर लाइन होने लगता है। क्योंकि हेयर ग्रोथ करने के लिए एंड आपकी हेयर को मेंटेन करने के लिए ये सब बहुत जरूरी है। बायोटिन बहुत जरूरी है, विटामिन डी बहुत जरूरी है। अगर आप अपने मील में ये सब इंक्लूड नहीं करते हो तो फिर हाई चांसेस है भाई कि फिर आपको होने लगेगा ये हेयर रिसीडिंग वाली प्रॉब्लम। एंड कुछ मेडिकल रीजंस है जिसके कारण भी आपको रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि अगर आपको कोई डिजीज हो चुका है तो उससे भी आपका हेयर फॉल होता है, हेयर लॉस होता है, या फिर किसी तरह से अगर आपको स्कैल्प में इन्फेक्शन हो गया है तो उससे भी फिर आपको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। एंड केमिकल डैमेज के कारण भी आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है। केमिकल डैमेज मतलब कि जैसे आप हेयर को स्ट्रेट वगैरह करवाते हो तो उसमें इतना ज़्यादा क्रीम यूज़ होता है, वो सब केमिकल्स ही तो होते हैं, केमिकल यूज़ किया जाता है। फिर उसको स्ट्रेट करने के लिए स्ट्रेटनर यूज़ किया जाता है, स्ट्रेटनर से आपके बालों को सीधा किया जाता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा वो हीट प्रोड्यूस होता है, जिससे फिर आपका हेयर डैमेज होता है। इसके अलावा आप इतने ज़्यादा स्टाइलिंग प्रोडक्ट को यूज़ करते हो, हेयर वैक्स यूज़ करते हो, जेल यूज़ करते हो, तो उसमें जो केमिकल्स होते हैं उसके कारण फिर आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है। एंड इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट हेयर स्टाइल रखते हो, अगर आप पूरे अपने हेयर को ऐसे बांध के रखते हो पीछे से, तो आपका ट्रैक्शन एलोपेशिया हो जाता है, उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है, जिससे फिर आपका हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब कुछ रीजंस है भाई, कुछ कॉजेज है जिसके कारण आपको रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन के बारे में कि अगर आपको ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है या आपको अर्ली साइन दिख रहा है कि आपका हेयर लॉस होने वाला है, तो आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हो। तो रिसीडिंग हेयर लाइन को फिक्स करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, कुछ सर्जरी वर्जरी होता है, बट जो नॉर्मल केस में हम लोग यूज कर सकते हैं
वो है मिनॉक्सिडिल। टॉपिकल वाला जो मिनॉक्सिडिल आता है उसको अगर आप यूज़ करते हो तो ये आपके हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, जिससे आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। जिस एरिया में आप इसको अप्लाई करते हो वहाँ पे ब्लड फ्लो अच्छा होता है, जिससे फिर आपकी हेयर ग्रोथ अच्छे से होती है। मिनॉक्सिडिल भाई 2% भी आता है, 5% भी आता है। 5% आई थिंक ज़्यादा बेटर है, अगर ऑलरेडी ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है तो मिनॉक्सिडिल 5% को आप कंसिडर कर सकते हो। मिनॉक्सिडिल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आपको रिसेटिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम है, तो ये काफ़ी हेल्प करता है। लेकिन इसको यूज़ करने से पहले भाई अपने डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट से एक बार बात कर लेना, क्योंकि इसके क्या डोसेज होंगे, आपको कितना अप्लाई करना है, वो सब वो लोग अच्छे से आपको बताएंगे। मिनॉक्सिडिल जब आप यूज़ करते हो तो हो सकता है कि आपको इनिशियली थोड़ा आपको ऐसा लगे कि आपके स्कैल्प में इरिटेशन हो रहा है, तो ये हो सकता है, ये कॉमन है। या फिर जब आप इसको अप्लाई करते हो तो इनिशियली आपका हेयर सेट भी होने लगता है। और मिनॉक्सिडिल एक लॉन्ग प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि भाई आप आज मिनॉक्सिडिल लगाना स्टार्ट किए एंड आपका 2 वीक में 3 वीक में आपका हेयर ग्रोथ हो गया, पहले जैसा हो गया, फिर बहुत ज़्यादा ही ग्रो हो गया, बहुत अच्छा हो गया, ऐसा नहीं होता है। मिनॉक्सिडिल एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है एंड इसको लंबे टाइम तक आपको यूज़ करना पड़ता है। करीब आपको 6 महीना या फिर आपको 12 महीना लग सकता है रिजल्ट देखने में। तो अगर आप मिनॉक्सिडिल को यूज़ करने वाले हो तो ये ध्यान में रखिएगा कि आपको कम से कम 6 महीना से 12 महीना तो आपको लगेगा ही। एंड ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब आप मिनॉक्सिडिल को ट्वाइस इन अ डे यूज़ करते हो। लेकिन हाँ भाई, ये पहले आप अपने डॉक्टर से बात कर लेना या डर्मेटोलॉजिस्ट को एक बार दिखा देना कि क्या आपको मिनॉक्सिडिल की ज़रूरत है भी या ऐसे भी वो ठीक हो जाएगा। इसलिए अगर आपको रिसेटिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम है तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऑयल इतना ज़्यादा इफेक्ट करेगा या फिर कोई शैम्पू इतना ज़्यादा काम करेगा आपके बाल को रीग्रो करने में। इस केस में भाई मिनॉक्सिडिल ही एक अच्छा ऑप्शन है। एंड इसके साथ अगर आप डर्मा रोलर को यूज़ करते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। दूसरा जो ऑप्शन है रिसेटिंग हेयर लाइन से डील करने का वो है फिनेस्ट्राइड। फिनेस्ट्राइड का आपने नाम सुना होगा। ये मोस्टली जो लोग कंज्यूम करते हैं वो ओरल फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। इसका कुछ डोसेज होता है, कुछ 1 mg करके लेना पड़ता है, ऐसे कुछ है। ये डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन एंड कैसा कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है। फिनेस्ट्राइड आपका DHT लेवल को कम करता है, जिससे आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। लेकिन फिनेस्ट्राइड को यूज़ अगर करना है आपको तो पहले आप डॉक्टर एंड डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करना, उसके बाद ही यूज़ करना, क्योंकि इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं जो आपको आपके डॉक्टर आपको अच्छे से बता देंगे। तीसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है आपका PRP थेरेपी, यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। इसमें क्या होता है कि आपका जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है उसको आपके ब्लड से निकाला जाता है और आपके स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है। ये भी आपके हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है एंड आपका हेयर ग्रोथ को फास्ट करता है, जिससे आपको रिसेटिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो PRP थेरेपी भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके रिसेटिंग हेयरलाइन से डील करने का। लेकिन अगर आपका बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, आपके मोस्ट ऑफ द हेयर जा चुके हैं, तो आई थिंक इस केस में फिर हेयर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। अब हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें आपके हेयर फॉलिकल्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव किया जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है भाई। ये इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। ऊपर से भाई अगर कोई प्रोफेशनल नहीं है एंड वो ठीक से नहीं करता है तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। इससे आपका इन्फेक्शन रिस्क भी बढ़ सकता है। ठीक से अगर नहीं किया जाए तो भाई बहुत ही इम्प्रॉपर रिजल्ट मिलता है और ये प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा स्केरी होता है। प्रोसेस क्या है, ये एक तरह का सर्जरी होता है एंड कोई भी सर्जरी हो भाई वो स्केरी तो होता ही है। तो ये सब कुछ ऑप्शन है भाई जो रिसेटिंग हेयरलाइन को फिक्स करने के लिए किया जाता है। अब अगर आपको इनिशियल स्टेज में हेयर लॉस की प्रॉब्लम है या रिसेटिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम है तो क्या आप हेयर ट्रांसप्लांट थोड़ी करवाओगे या PRP भी नहीं करवाओगे, क्योंकि PRP सेशन भी आपको जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट या आपके डॉक्टर जैसे प्रेस्क्राइब करेंगे वैसे आपको लेना पड़ेगा एंड उसका भी फीस होता है, उसके भी चार्जेस होते हैं जो हम लोग इनिशियली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में आपको आई थिंक डेली लाइफस्टाइल को आपको फिक्स करना चाहिए एंड स्टार्टिंग के लिए आप मिनॉक्सिडिल को यूज़ कर सकते हो, डर्मा रोलर को आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन हाँ डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना आप, उसके बाद ही यूज़ करना। तो अब रिसेटिंग हेयरलाइन को फिक्स करने के लिए कुछ नेचुरल होम रेमेडीज के बारे में बात करते हैं। तो पहला तो यही है भाई कि आपको आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे। आपको एक बैलेंस डाइट आपको खाना पड़ेगा। कितना भी आप हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू यूज़ कर लो या फिर आप ऑयल यूज़ कर लो, अगर आपका डाइट अच्छा नहीं रहेगा तो फिर वो कुछ हेल्प नहीं करेगा। अगर आपका न्यूट्रिशन ही अच्छा नहीं है तो मैं भी बहुत ज़्यादा फोकस हेयर सीरम पे करता था, ऑयल पे करता था, शैम्पू पे करता था और अपने डाइट को बहुत ज़्यादा इग्नोर करता था। तो मुझे भी कभी कुछ खास रिजल्ट मिले नहीं। फिर मैंने डाइट को थोड़ा फिक्स किया तो अच्छे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हुए। इसलिए आप एक अच्छा खाना खाओ, आप अपना डाइट को अच्छा रखो। आपके खाने में प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, जिंक, आयरन, विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये सब होना चाहिए। हेयर के लिए कुछ अच्छे फूड आप इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि आप एग्स खा सकते हो, फिश खा सकते हो, पनीर खा सकते हो एंड आप नट्स खा सकते हो जैसे कि आलमंड्स, कैसू या फिर डेट्स खा सकते हो। आप अपने खाने में प्रोटीन इंटेक को थोड़ा फिक्स कर लो तो इससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको। इसके अलावा आप कुछ सप्लीमेंट भी ले सकते हो, जैसे कि बायोटिन का सप्लीमेंट आप ले सकते हो या फिर आप एक मल्टीविटामिन को इंक्लूड कर सकते हो। एंड दूसरा है आप स्कैल्प मसाज कर सकते हो। अब जरूरी नहीं है भाई कि जब आप ऑयलिंग करते हो तभी आपको मसाज करना है कि आपका ऑयल अच्छे से एब्जॉर्ब हो। ऑयलिंग करने के वक्त तो आप मसाज कर ही सकते हो, लेकिन ऐसे भी जनरली आप किसी भी दिन रेगुलर आप 5 से 10 मिनट आप हेयर मसाज कर सकते हो। ये आपके
आपके ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेगा, आपको रिलैक्स करेगा, तो इससे भी फिर आपको काफी ज्यादा हेल्प प्रोवाइड होगा। इसलिए डेली आप 5 से 10 मिनट स्कैल्प मसाज कीजिए। नेक्स्ट है भाई, आप स्ट्रेस मैनेज करो। अब स्ट्रेस आपके जिंदगी से जाएगा तो नहीं, वो किसी ना किसी रीजन से रहेगा। कभी आपका काम का स्ट्रेस, कभी आपके किसी भी चीज का स्ट्रेस हो ही सकता है, बट आपको स्ट्रेस को मैनेज करना आना होगा। एंड इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। मैं खुद अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए जिम जाता हूँ। एक्सरसाइज करने से भाई बहुत ज्यादा हैप्पी फील होता है एंड ये फिर बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपको स्ट्रेस से डील करने में। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे तो प्लीज आप एक्सरसाइज को इंक्लूड कीजिए, ये काफी ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करेगा आपको स्ट्रेस से डील करने में। नेक्स्ट है, आपको आप जो हेयर प्रोडक्ट को यूज करते हो इतने सारा, उसको स्टाइलिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको कम यूज कीजिए। हेयर वैक्स हो गया, हेयर जेल हो गया, हेयर स्प्रे हो गया, ये सब आपके बालों को डैमेज ही करता है, तो प्लीज इसको आप कम यूज कीजिए। बाल को सुखाने के लिए भाई ब्लो ड्रायर का यूज मत कीजिए, नेचुरली आप अपने बाल को सूखने दीजिए, क्योंकि कंटिन्यू अगर आप बाल को सुखाने के लिए आप ब्लो ड्रायर, हेयर ड्रायर का यूज करोगे तो उससे हीट निकलता है जो आपके बाल को डैमेज ही करेगा। एंड ट्राई करोगे जो आप केमिकल ट्रीटमेंट करवाते रहते हो, जो हेयर स्ट्रेट करवाते हो, वो सब को जितना अवॉइड कर सको उतना बेटर है। बाकी हेयर कलर एंड ये सब भी बाल को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। अगर आप स्मोकिंग करते हो या फिर अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो भाई प्लीज़ आप इसे पूरा बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके हेयर के लिए बेकार नहीं है, ये आपके ओवरऑल पूरे हेल्थ के लिए बेकार है। इसलिए सब फालतू चीज़ को कंज्यूम करना प्लीज़ आप बंद कर दीजिए। एंड आप स्कैम में मत पड़िए कि इसको खा लो एंड आपका बाल ओवरनाइट ग्रो हो जाएगा, इसको लगा लो आपके बाल 2 दिन में ग्रो हो जाएंगे। ये सब बेकार की चीज़ है, इसमें सिर्फ आपका पैसा वेस्ट होगा। ये वाला ऑयल लगा लीजिए एंड आपके बाल एकदम लंबे हो जाएंगे, ये सब कुछ नहीं होता है, सब बेकार है। तो फालतू के स्कैम में मत पड़िए, आप डॉक्टर से एडवाइस लीजिए, वो आपको गाइड करेंगे। नेक्स्ट है भाई, स्टार्ट अर्ली। जितना जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हो उतना जल्दी आप अपने हेयर लॉस को कंट्रोल कर सकते हो। मैंने भी बहुत ही जल्दी स्टार्ट किया था एंड मेरा जो हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम था, बहुत पतले पतले हेयर थे, उसको मैंने बहुत जल्दी ही फिक्स कर लिया। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप एक्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो रही है, पहले से ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है या फिर हेयर लॉस हो रहा है, आपके हेयर पतला हो चुका है, रिसीडिंग हेयर लाइन हो रहा है, तो भाई जल्द से जल्द आप डॉक्टर को दिखाइए, आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए, वो लोग आपको गाइड करेंगे। बेकार के पैसे आप उल्टे सीधे हेयर ऑयल में यूज करोगे, उल्टा सीधा प्रोडक्ट में यूज करोगे, उससे बेटर है आप एक बार डॉक्टर को दिखा लो, वो कुछ फीस चार्ज करेंगे एंड आपको सही गाइड करेंगे। एंड कोई भी चीज अगर आपके डॉक्टर भी आपको रिकमेंड करते हैं, चाहे वो मिनोक्सिडिल हो या फिर फिनेस्ट्राइड हो, डर्मारोल हो, कुछ भी अगर आपको रिकमेंड करते हैं तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं उसके बारे में भी आप डिस्कस कीजिए, ताकि आपको एक पहले से आइडिया हो जाए कि इसको यूज करने के बाद क्या क्या आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर कोई आपको सीरियस डिसीज है तो उसके बारे में आप पहले से बताइए एंड उसको यूज करने से कितना ज्यादा वो इम्पैक्ट कर सकता है, वो सब चीज भी आप उनको बताइए। अगर आपको पहले से ही कोई डिजीज है तो इन सब प्रोडक्ट को यूज करने से क्या वो और भी ज्यादा डिसीज बढ़ तो नहीं जाएगा, इन सब कुछ चीज को आप डिस्कस कीजिए। एंड लास्ट यही है भाई कि आप पेशेंस रखिए, पेशेंस अगर आप रखोगे तभी फिर आपका हेयर अच्छा होगा। मैंने भी अपने हेयर को यही सब चीज को फॉलो करके फिक्स किया है, तो आप भी फॉलो करो, आपके हेयर भी फिक्स हो जाएंगे। आपने मेरा पहले का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मुझे भी जेनेटिकल हेयर लॉस का प्रॉब्लम है एंड अगर मैं ठीक से केयर नहीं करूंगा, ठीक से ध्यान नहीं रखूंगा तो फिर से मेरा हेयर पहले जैसा पतला हो जाएगा। अब अभी मेरा हेयर ऐसा दिख रहा है लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है कि ये बाद में भी ऐसा रहेगा, इसलिए मुझको भी बहुत ध्यान से प्रोडक्ट को यूज करना पड़ता है, सही सही प्रोडक्ट को यूज करना पड़ता है, अच्छा रूटीन फॉलो करना पड़ता है, सही खाना खाना पड़ता है। अगर आपको भी आपके हेयर को फिक्स करना है तो स्टार्ट अर्ली, जितना जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हो, सही चीजों को फॉलो करो, सही खाना खाओ, सब कुछ सही रखो एंड आपका हेयर भी अच्छा हो जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगले वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अपना प्लीज ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।